हेलो फ्रेंड्स, आप तमाम स्टूडेंट जो कि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और इस सेट नंबर में साथियों करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस सेट नंबर 5 को कवर करने के बाद इसी का दूसरा वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग मैथ और इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। उससे पहले उन तमाम अभ्यर्थियों का तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत है और कहना है कि अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको सेट बनाने में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों में परेशानी हो रही है, तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए, जब भी कोई सेशन आपका यहाँ पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, एक और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे आपका टेस्ट कंप्लीट होगा। जब टेस्ट कंप्लीट होगा साथियों, तो लगभग सेम पैटर्न का एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका सेट बेहतर तरीके से तैयार रहेगा, आपका जो है सेट में अच्छा स्कोर आएगा। और नहीं आएगा तो अगर आप सीखते जाते हैं प्रत्येक सेट से, तो कुल 24 सेट हैं इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, तो उससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और अगर आप एनालिसिस को गौर से सुनेंगे तो याद होगा तो रिवीजन होगा, नहीं याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो प्रश्न पहली बार सामने आएगा, तो उसका डिस्कशन अगर आप सुनेंगे तो एक डिस्कशन से, एक प्रश्न का जो डिस्कशन है उससे 3-4 प्रश्न हमारा क्लियर होता है। तो बिल्कुल भी डिस्कशन के को अवॉइड नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और बात उन तमाम छात्रों से जिन्हें साथियों मैथ और रीजनिंग के लेके ज़रा सा भी डाउट है मन में, तो आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें कोई अगर सजेशन हो, कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो, आप उसको आप वहाँ पे अप्लाई करें, टाइप करके आप हमें सेंड कर दें। जितने भी मेरी तरफ से प्रयास हो पाएगा मैं करूँगा और आपका बेहतर तैयारी हो, मेरा यही हमेशा से प्रयास रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि सेट नंबर 5 पे आधारित है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो देखिए, हम लोगों का मकसद है सेट करने का कि उसको अच्छे से प्रश्न को समझना, आंसर देना और उससे रिलेटेड 2-3 की पॉइंट को याद रखना, यह हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं या आप भी सेट प्रैक्टिस करते हैं। सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप अपने तैयारी को जो है वो रिवाइज कर पाएँ, बेहतर से बेहतर आप कर पाएँ। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो यह पहली बार साथियों 2009 से 10 के दरमियान जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष जो है वह घोषित हुआ था, यानी कि ग्राम सभा ईयर, तो यह घोषित किया गया था। इसके अलावा बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो देखिए, यह पंचशील समझौता की अगर बात करें तो यह 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। सबसे पहले तो यह याद करना है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था और यह साथियों भारत और चीन के मध्य हुआ था, ठीक है। यह जो पंचशील समझौता है उस पर हस्ताक्षर यानी कि उस पर जो साइन किए थे जिन दो मंत्रियों के बीच हुआ था, तो उस समय तत्काल प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जो है जवाहरलाल JN नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और उसके अलावा चाओ एन लाई जो कि चीन के प्रधानमंत्री थे, चाओ एन लाई, और इन दोनों ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। नेहरू का जो पंचशील सिद्धांत था वह बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भारत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो है उसको बढ़ावा देगा, यह भारत का स्टेटमेंट था इस आर्टिकल 51 के माध्यम से जो पंचशील समझौता हुआ था उसके अनुसार। और अन्य राष्ट्रों के बीच जो है वह न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार के कुल ज़िले की अगर बात करें तो साथियों कुल 38 ज़िले हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, प्रश्न यह पूछा जाएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, जो कि क्या है, किसी भी स्टेट का सर्वाधिक ज़िला है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 75 ज़िले हैं। बिहार का 38वां ज़िला जो है, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कौन बना है? तो यह अरवल बना था। ठीक है, अरवल जो है बिहार का 38वां ज़िला बना था। बिहार में कुल 40 पुलिस ज़िले हैं। ठीक है, बिहार की अगर बात करें साथियों, बिहार में कुल 40 पुलिस ज़िला है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में कुल प्रमंडल 9 है। प्रमंडल की अगर बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार से संबंधित कुछ और प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं साथियों, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा सीटों की। ठीक है, लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो बिहार में साथियों 40 है। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें, ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। इसके अलावा विधानसभा की अगर सीटों की संख्या की बात करेंगे, विधानसभा की सीटों की संख्या तो वह आपका 243 हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों विधान परिषद के सीटों की अगर बात करेंगे, विधान परिषद जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनेशन में आता है, तो विधान परिषद की संख्या हो जाएगी 75। और इसके अलावा अगर बात करेंगे, आप जानते होंगे कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय फूल जो है अगर बात करें साथियों वह गेंदा है। और राजकीय वृक्ष जो है साथियों पीपल है, पीपल। और इसका जो है राजकीय जो है वह चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को कवर किया और बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? यानी कि वह पहला ब्रिटिश यात्री जो कि बिहार की यात्रा पर आया था, तो वह था आपका रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच जो था वो बिहार की यात्रा पर आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। रॉल्फ फिंच अकबर के समय भारत आया था। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि रॉल्फ फिंच जो है किसके समय आया था? तो अकबर के समय जो है यह आया था। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, यह एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, तो जहांगीर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था और सूरत में 1608 में स्थापित किया गया था पहला अंग्रेज फैक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो देखिए, आप जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, और महालनोबिस जो मॉडल था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की साथियों, तो 1951 से 1956 यह आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम था। ठीक है, अगर डेट के साथ एग्जैक्टली याद करेंगे तो 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर पूछे एग्जामिनेशन में कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो इसमें कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया था, प्राथमिकता इसी को दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की अगर बात करें साथियों, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, उसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है, भारी उद्योग पर। पहले की अगर बात करें तो उसमें कृषि सिंचाई पर बल दिया गया था, वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था साथियों वह आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और उसमें हेवी इंडस्ट्री को यहाँ पे बल दिया गया था, उस पर फोकस था इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? अब देखिए, दिल्ली का सुल्तान है, अशोक स्तंभ को कहाँ ले गया? कौशाम्बी, और टोपरा से कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। तो ऐसा कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली का वह शासक फिरोज शाह तुगलक था
जिसने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी टोपरा से कहाँ ले गया, दिल्ली हस्तांतरित करके ले गया था। हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव था, ठीक है, और वहाँ से अशोक क्या किया था, वहाँ पे अशोक का एक अभिलेख था, ठीक है। उस अभिलेख को फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवा लिया था। इस स्तंभ पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हुए, यानी कि उस पे अशोक स्तंभ का जो यह स्तंभ था अशोक का, उस पे 7 लेख को उत्कीर्ण किया गया था, उस पे 7 लेख लिखा गया था। और अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ की अगर बात करें तो उसको फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली मंगवाया गया था। फिरोज शाह 1351 से 1388 ईस्वी ने माने उनका कार्यकाल था, उन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया और फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार यानी कि किस समय टाइम पीरियड में हुआ था उसके अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि एक अरेंज में, ठीक है, कालक्रम के अनुसार इसे आपको लिखना है। हम बात करते हैं अमृतसर घटना, आप जानते होंगे जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, वह आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें चंपारण आंदोलन की, ठीक है, तो चंपारण आंदोलन आपका 1917 में हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है वह जो है साथियों, चौरी चौरा कांड जो है वह चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। और मोपला अगर विद्रोह की अगर बात करें तो यह आपका 1921 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, 1917, जो कि क्या था, चंपारण आंदोलन, यानी कि सी पहले हुआ था। 17 के बाद आपका 19 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर घटना, ऑप्शन नंबर ए में है। फिर आपका 1921 जो कि क्या चीज़ से संबंधित था, मोपला विद्रोह से, यानी कि डी हो जाएगा। इसके बाद 1922 चौरी चौरा कांड जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो CAD भी आपका सही कालक्रमानुसार है, CAD ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। अगर जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर की बात करें तो यह साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वह 2 भागों में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर की अगर बात करें तो वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर की बात करें तो वह नग्न होने वाले थे, यानी कि नग्न रहते थे, कपड़ा लत्ता उनका कोई पहनना नहीं रहता था। इस श्वेतांबर की अगर बात करें तो इसका नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, स्थूलभद्र। और अगर बात करें साथियों दिगंबर की जो कि नग्न रहते थे, तो उनका जो है नेतृत्व भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, भद्रबाहु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो यह जो रेशम मार्ग था उस पर कुषाणों का अधिकार था। रेशम की जन्मभूमि जो है वह चीन में है, और चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ था। कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था, और कनिष्क ने चीन के सेनापति पान चाओ से युद्ध किया था। प्रश्न संख्या 10। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 यानी कि 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संशोधन में यानी किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट को क्या किया गया है, रिजर्वेशन किया मिला है, यानी कि 1/3 सीट को आरक्षित किया गया है। तो यह जो है आपका है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया है, आरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, यानी कि देवनागरी लिपि किस क्रम में आगे बढ़ता गया था। तो इसकी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यानी कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो बढ़ता गया था, सही क्रम से विकास हुआ था। और यह विकास हुआ था साथियों ब्राह्मी लिपि, ठीक है, देवनागरी का ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, और अंत में साथियों क्या बना था, देवनागरी, जो कि अभी वर्तमान में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि हुआ करता था, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, और अंत में क्या बना,
देवनागरी लिपि। इस तरीके से इसका क्रमिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों में बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अब किस शैलकृत गुफा की अगर बात कर रहा है तो यह है साथियों कान्हेरी। कान्हेरी की अगर बात करें तो कान्हेरी शैलकृत एक गुफा है जिसमें 11 सिरों के बोधि तत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। और इस कान्हेरी गुफा की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र जहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली मुंबई में यह स्थित है। यह जो आपका कान्हेरी गुफा है वह सालसेट गुफा में है स्थित और यहाँ पे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कान्हेरी जो है वह साल्टसेट द्वीप पर स्थित है। आपको परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, कि कान्हेरी की अगर बात करें साथियों तो कान्हेरी गुफा कहाँ पे है? साल्टसेट द्वीप पर है, साल्टसेट द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ बौद्ध धर्म से संबंधित यह गुफा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो कुल साथियों 10 का पहला यानी कि एक हिस्सा, 10 का पहला हिस्सा यानी कि 1/10 जो है 1/10 भाग जो है वह सरदेशमुखी जो है सरदेशमुखी राजस्व का यह हिस्सा था, वसूली का यह भाग था। आखिर अगर क्योंकि क्यों करते थे वसूली जो है यह शिवाजी क्यों करते थे? तो क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे, इसी के कारण से वह सरदेशमुखी की 1/10 भाग जो है वह वसूला करते थे। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे और पेशवा बालाजी राव जो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ वह मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इस दौरान जो है साथियों पेशवा था बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, ठीक है। कृष्णा नदी पर स्थित जो है यह श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अगर इसकी बात करें कृष्णा नदी का उद्गम का तो यह महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है, वहाँ से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई यानी कि इस क्षेत्र से निकलती हुई वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कृष्णा नदी की अगर बात करें तो 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक और इन्फॉर्मेशन की चर्चा करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। नागार्जुन सागर की अगर बात करें इस बांध की, नागार्जुन सागर बांध जो कि आपका कृष्णा नदी पर स्थित है यानी कि बनाया गया है, अवस्थित है। प्रश्न संख्या 16, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के कर दी थी यानी किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? तो यह थे साथियों उधम सिंह। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार थे उधम सिंह जिन्होंने उनकी हत्या कर दी थी 13 मार्च 1940 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों के द्वारा सिंचित होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे तालाब के द्वारा यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत भाग जो है भूभाग को तालाब के द्वारा सिंचित किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे जो सिंचाई की अधिकतम मात्रा यानी कि अधिक से अधिक सिंचाई जो है वह तालाबों की मदद से होती है। उत्तर भारत में नलकूप जो है वह सिंचाई का प्रमुख साधन है और भारत की कृषि जो है वह मानसून से प्रभावित होती है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के 4 साधन हैं, आप सभी जानते होंगे। एक तो कुएं के द्वारा जो अब देखने को साथियों नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे यह बिल्कुल
ऐसा कह सकते हैं विलुप्त हो जाएगा, देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा कुआं होता है। इसके अलावा साथियों नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। तीसरी जो है वह आपका तालाब, जहाँ पे पानी इकट्ठे होते हैं उसके मदद से सिंचाई होती है। और चौथा आपका नहर के द्वारा सिंचाई होती है। तो इस 4 प्रकार से जो है सिंचाई की जाती है। और देश का कुल कृषि भूमि का केवल 40% भाग पर ही अभी शुद्ध सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है और इनके नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, एक तरफ क्या है, हंगोल, बाघ टाइगर, भारतीय सिंह और राइनोसोरस, यानी कि यह जो जानवर है वह कहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है, किस वन अभ्यारण्य में यह पाए जाते हैं। तो अगर बात करें पहले नंबर की यानी कि हंगोल की, अगर बात करें तो हंगोल आपको दाची गांव में देखने को मिलेंगे। बाघ टाइगर की अगर बात करें तो आप प्रसिद्ध है सुंदरबन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा सुंदरबन। और भारतीय अगर सिंह की बात करें तो यह गिर में आपको देखने को मिलेंगे। और राइनोसोरस जो है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन देखिए, ए का हमने क्या लगाया 2, तो ए नंबर ऑप्शन गलत, डी नंबर गलत। टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, बाघ टाइगर, तो यह आपका सुंदरबन है यानी कि बी का 3, तो बी का 3 यहाँ भी है। फिर सी का साथियों लायन का गिर है यानी कि सी का 4, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपत ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वह लद्दाख में स्थित है। और सियाचिन भारत और पाकिस्तान देश की सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, यानी कि ऐसी कौन सी संसदीय कार्यविधि है वो जो कि भारत के द्वारा दिया गया है। तो शून्यकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर शून्यकाल की बात करें तो क्या होता है कि भारतीय संसद प्रणाली जो चलती है उसमें प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल भारतीय संसद प्रणाली में 1962 ईस्वी से इसे शुरू किया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। 1962 से शून्यकाल को यहाँ पे क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो इस न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के संदर्भ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या है, वह सरकार के द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है, यानी कि उनके सुविधानुसार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है, ठीक है, वह 280 जो है वह वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान करता है, यानी कि आर्टिकल 280 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर एक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच जो है वह राजस्व के बंटवारे का क्या करता है, निर्णय लेता है और प्रतिवेदन देता है। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अगर बात करें तो वह कौन है, एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह की अगर बात करें तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आपसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह आपके हो जाएंगे एन.के. सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, यानी कि मंत्री परिषद में से कोई अपना पद त्याग करना चाहता है, रिजाइन देना चाहता है, तो अपना त्यागपत्र वह किसे देगा, तो वह राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन ए नंबर यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। मंत्री क्या करता है, मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल जो है विघटित हो जाती है और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। इस तरीके का यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। फिलहाल मंत्री परिषद से अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र देना चाहते हैं उस परिषद के सदस्य में से, तो उन्हें अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसे 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत की अगर बात करें तो भारत को एक संघीय ढांचा 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा, राज्यों का संघ कहा गया है किसे? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो जैसे भारतीय संविधान की अगर सामान्य विशेषता है वह क्या है? संघात्मक ढांचा। और केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है, जो कि असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है और साधारण स्थिति में संघात्मक रहता है। प्रश्न संख्या 25। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने की दशा में पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसे सबसे पहले भंग करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। क्या कह रहा है कि जब लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो इससे पहले इसे भंग करता है राष्ट्रपति, और वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं, तब राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे भंग किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थिति में अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति जो है वह अल्पमत प्रधानमंत्री की संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। कब होता है? राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सिफारिश को मानने के लिए वह बाध्य होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसमें से अगर बात करें तो वियतनाम, ब्रुनोई दारुसलाम, म्यांमार, यह सब जो है वह आसियान के सदस्य देशों में शामिल है। कुल मिला के अगर बात करें तो आसियान के कुल 13 सदस्य देश है। जैसा कि ठीक याद है एक बार इसके, यहाँ कुल 13 नहीं साथियों 10 सदस्य देश है आसियान के। और आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना यानी कि आसियान की स्थापना जो है वह 8 अगस्त 1967 को हुआ था और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें आसियान की मुख्यालय, उसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। ठीक है, जकार्ता में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह किया जाता है अनुच्छेद 40 के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वह 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। एक मार्क की अगर बात करें साथियों तो एक मार्क क्या होता है, यह किस तरीके का सिंबल होता है या प्रमाणीकरण होता है? तो एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मोहर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। और इस एक मार्क को केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, जो कि कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध जो भी उसके संबंधित उत्पाद हैं उस पर ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है, यानी कि अप्रूव करता है कि भाई इसकी गुणवत्ता क्या है, बेहतर है। इको मार्क की अगर बात करेंगे तो कोई उत्पाद पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए इको मार्क लगाया जाता है। और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें उसके अनुसार वस्तुओं के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए स्थापित राष्ट्रीय मानक निकाय हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। और एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक क्या है, प्रमाण चिन्ह है। यह वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है या ऐसा गारंटी देता है। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो यह जारवा जनजाति जो है वह निकोबार द्वीप है, वहाँ पे यह जारवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है, जो कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियों में से एक है। अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है साथियों, तो भील जनजाति है। भील जनजाति जो है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, सबसे बड़ी। और एग्जामिनेशन में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उनका संबंध किस जनजाति से है, तो वह संथाल जनजाति की से इनका संबंध है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनजाति होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो यह साथियों जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, यहाँ से होकर गुजरती है। सिर्फ ऑप्शन के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो यह साथियों 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है वह 13 देशों से होकर गुजरती है। वह देश है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबॉन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसिप। इन सभी से होके हुए गुजरती है भूमध्य रेखा। इसके अलावा भूमध्य रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी 111.232 किलोमीटर होता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, यानी कि भूमध्य रेखा कहिए अथवा विषुवत रेखा कहिए, वह 21 मार्च, यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, है ना, 23 सितंबर के दिन जो है वह दिन रात, डे नाइट आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तारीख आप याद रखेंगे, डेट 21 मार्च और 23 अप्रैल को भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो है वह बराबर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो यह कांगो नदी है। कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, जो कि आपको कहाँ पे स्थित है, यह कांगो नदी। तो यह कांगो नदी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वह इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। जबकि राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, वो वोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो इसमें साथियों आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 14 जुलाई 2023, ठीक है, प्रश्न में कह रहा था कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, उसके द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, जो कि श्रीहरिकोटा अगर बात करें वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा। और यह साथियों लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023
2023 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रश्न में यह पूछा गया कि इसके तत्कालीन जो अभी वर्तमान में इसरो अध्यक्ष कौन है, तो यह वर्तमान में साथियों एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि लैंडर का क्या नाम था, तो लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है, विक्रम लैंडर था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न में एक यह पूछा जा सकता है कि जहाँ पे चंद्रयान लैंडिंग किया था, ठीक है, उस जगह का क्या नाम था, और जितना वहाँ पे जो एरिया वो बनाया था, ठीक है, वहाँ पे क्या था। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे चंद्रयान 3 का जो वहाँ पे उतरा था, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया था, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, शिव शक्ति उसको नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 जिस जगह पे उतरा था, जहाँ पे असफल हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उस जगह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है और पूछा भी जा सकता है। हालांकि यह एक प्रश्न जो है शिव शक्ति पॉइंट पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर सकते हैं, पिछले जो एग्जामिनेशन हुआ था बिहार दरोगा के, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न संख्या 35। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जो बैंक निक्षेप के बिना नोटिस निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे बैंक जहाँ पे बिना निक्षेप के ही नोटिस जारी कर दिए जाते हैं उन्हें साथियों मांग निक्षेप के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिमांड निक्षेप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक जो है वह अवध व्यावसायिक बैंक था, जो कि 1881 में गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो इसमें से कटौती की अगर बात करें, इस कटौती का प्रस्ताव का संबंध जो है वह संघीय बजट से है। आखिर कैसे, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। कटौती प्रस्ताव की अगर बात करें तो बजट जब पेश होता है, बजट जब पेश होने पर अनुदान की अगर बात करें तो वह अनुदान दिया जाता है, अनुदान की मांग होती है, उस पर बहस के दौरान संसद सदस्य को जो धनराशि वृद्धि का अधिकार होता है वो अधिकार प्रदान नहीं होता है, प्रदान नहीं किया जाता है, और वे मात्रा कमी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, कटौती भी उसमें की जाती है। तो यह जो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, पहला जो होता है वह प्रतीक कटौती होता है, दूसरा आपका नीति कटौती, और तीसरा आपका मितव्ययिता कटौती होती है। इस 3 प्रकार की कटौती होती है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भ जो है वह संबंध संघीय बजट से है। तो यह हो जाएगा आपका कटौती प्रस्ताव, जो कि 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया था। तो 2023 की बात कर रहा है, हाल ही का यह प्रश्न है। तो इसमें पद्मश्री पुरस्कार के लिए 2023 में कुल साथियों 3 लोगों को चयनित किया गया था, ठीक है। यह हो जाएंगे 2023 में 3 हस्ती हो जाएंगे पद्मश्री पुरस्कार के लिए, सुभद्रा देवी, उसके अलावा आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद की अगर बात करें तो उनका संबंध हस्तकरघा कपड़ा क्षेत्र से आता है, जबकि आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक शिक्षा क्षेत्र से इनका संबंध है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुभद्रा देवी का, जो कि क्या है, पेपर मेसी कला से संबंधित है और मधुबनी की रहने वाली है। 2022 में यह पुरस्कार आचार्य चंदना जी और सहवाल गुप्ता को प्रदान किया गया था, पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। मुद्रा अवमूल्यन यानी कि मनी डिवैल्यूएशन की अगर बात करें तो यह अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। तो जब अवमूल्यन होता है साथियों तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम है, ऐसा रिजल्ट आता है कि निर्यात आपका यानी कि एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा, निर्यात में वृद्धि होगी, और जो आपका भुगतान संतुलन है उसमें सुधार लाएगा। अवमूल्यन का अर्थ होता है इंटरनेशनल मनी, है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होती है, उसकी तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य में गिरावट होना। डिवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कम हो जाना। तो मूल्य का उसका क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू कमता है। तो कमेगा तो आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, तो आपका क्या होगा, निर्यात ज़्यादा हो, यानी कि आपकी वस्तुएं जब सस्ती रहेगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो निर्यात अधिक हो जाएगा।
और ऐसा करने का उद्देश्य जो होता है वह आयात कम करना और निर्यात को बढ़ाना होता है, और इसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। भारत 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन करवाया गया था, यानी कि किया था जानबूझ के स्वतंत्र भारत के दौरान। प्रश्न संख्या 38, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, जिसे कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में के अंतर्गत शामिल किया गया था, उसकी कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या साथियों 20 हो जाएगी, है ना। भारत में जो एग्रो इकोलॉजिकल जो है वो जोन, उस जोन की संख्या है कुल 20। अगर इसके अलावा हम बात करेंगे तो इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इसको जारी करने का कार्य होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। और कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों की संख्या वर्तमान में कुल 60 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट की अगर बात करें, औसत ऊंचाई जो कि तिब्बत का पठार से समुद्र तल से है, तो यह है आपका 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत स्थित जो है पामीर का पठार को विश्व का छत कहा जाता है, यह भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। और तिब्बत चीन के अधीन स्वायत्त प्रक्षेत्र है। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सिर्फ एक राज्य की अगर बात करें तो यह हो जाएगा आपका अजंता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह फैला हुआ है पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में फैला हुआ है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है और पूर्वी घाट को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन आपका गलत दिया हुआ है? अभी देखिए ऑप्शन नंबर डी में इटली का मुद्रा, इटली की अगर मुद्रा की बात करें तो यह यूरो नहीं है, बल्कि इटली की मुद्रा लीरा है। बाद बाकी ऑप्शन आपका सही है। बुल्गारिया की करेंसी है लेव, मालदोवा की करेंसी है ल्यू और अल्बानिया की करेंसी है लेक। प्रश्न संख्या 42, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। इस कारण से क्या प्रवाहित होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारतीय महाद्वीप की अगर बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो उस पर ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में उच्च ताप होता है, यानी कि टेम्परेचर हाई होता है, शुष्क होता है उस समय का समय, और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करता है, यानी कि वहाँ से वायु को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा क्या करता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होता है और मई जून में चलने वाली गर्म हवा को वहाँ पे लू कहा जाता है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत जो है वह किस मानसून से होता है प्राप्त, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और भारत में मानसून अरब सागर से सर्वप्रथम प्रवेश करता है और लौटती मानसून को उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, जो कि कौन सा क्षेत्र पड़ता है? अगर उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ से आपका गुजरात, महाराष्ट्र जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44, अलमट्टी बांध की अगर बात करें तो यह अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध जो है वह साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है। और साथियों यह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा की अगर बात करें तो यह अलमट्टी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है और कर्नाटका में स्थित है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यह कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया है। और यह परियोजना जो है, यह परियोजना 2005 में बनके तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को उगता हुआ
राज्य कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? उगता हुआ राज्य। यहाँ पे सूर्योदय जो है वह सबसे पहले होती है और अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है वहीं पे सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, दिबांग घाटी, यहीं पे सूर्य की रोशनी भारत में सबसे पहले पहुंचती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्य अस्त के बीच जो है लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है, अंतराल होता है। प्रश्न संख्या 46, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो यह बने हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। उन्होंने साथियों 88.17 मीटर क्या किया था? भाला फेंका था। भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो भाला फेंक को जेवलिन थ्रो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। एग्जामिनेशन में प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछेगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यह जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। प्रश्न संख्या 47, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के बाहर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किया गया है लॉस एंजल्स में। देखिए, भारत के बाहर विश्व में पूरे वर्ल्ड लेवल में पहला योग विश्वविद्यालय बनाया गया है जिसका निर्माण लॉस एंजल्स में किया गया है। जून 2020 में साथियों 2020 में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखा गया है जिसका शीर्षक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इस पुस्तक को जो है साथियों लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है कि 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि 33% सीट जो है उसको रिजर्व किया गया है और यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो यह विधेयक की अगर बात करेंगे तो यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा साथियों अगर बात करें तो राज्यसभा, इसके अलावा लोकसभा में, यहाँ पे राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट को रिजर्व किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो भारत ने इसमें श्रीलंका को हराया था। इस टूर्नामेंट में भारत विजेता बना था और श्रीलंका उप विजेता बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए, कॉपर सल्फेट की अगर बात करें, फेरम और इसके साथ मिलकर स्वतः रासायनिक अभिक्रिया करके फेरम सल्फेट बनाता है और साथ इसमें कॉपर का निर्माण करता है। तो यह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि क्या होता है? स्वतः हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, चावल की अगर बात करें उसकी खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कौन सी होती है? तो इसके लिए अधिकतम साथियों, ठीक है, चावल की खेती के लिए अधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक आवश्यक होती है, यानी कि अनुकूल होती है बेहतर खेती के लिए। और तापमान की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चावल की खेती के लिए बेहतर माना जाता है, जो कि आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा चावल से जुड़ा एक और प्रश्न पूछता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कटक में स्थित है। और इंटरनेशनल अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की, जो कि आपका मनीला में स्थित है। प्रश्न संख्या 53, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस जो है वह मिलता है। तो किस जगह पे मिलता है देखने को? उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। ठीक है, उष्णकटिबंध के आर्द्र वन है, वहाँ पे प्राणियों और पादपों यानी कि पौधों के बीच, उनके बीच अधिकतम विविधता देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उष्णकटिबंध क्षेत्र में तापमान उच्चतम होता है और भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण विविधता अधिक पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 54, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मंदक के रूप में। ठीक है, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। जो भी भारी मशीन होता है वहाँ पे स्नेहक यानी कि मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55, स्पंज क्या होता है। तो स्पंज जो है वह एक प्रकार का जीव है। इस प्राणी का क्वालिटी क्या होता है कि यह जो होता है बहुकोषीय होते हैं और क्या होते हैं, रीजेनरेशन करने के यानी कि पुनरुत्थान करने की इनकी क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 56, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, यानी कि जल से यह भरा हुआ है एक बीकर, और जल ऊपर से होकर बहने लगेगा। कब बहने लगेगा, यदि इसे, तो ऐसा किस कंडीशन में होगा, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, सेंटीग्रेड से ऊपर, और 4 डिग्री सेल्सियस नीचे से ठंडा किया जाए। तो इस दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो बीकर जो है पूर्णतः भरा हुआ है वह जल ऊपर से होकर बहने लगेगा, यानी कि बाहर आने लगेगा। तो इस दोनों कंडीशन में ऐसा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी शो कर रहा है। प्रश्न संख्या 57, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। भूमंडलीय जो ताप होता है भूमंडल पर तापमान में वृद्धि हो जाती है, पूछा गया है कि वह किस कारण से होती है। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन होता है जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है, तो वही भूमंडलीय तापमान का कारण होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, इस अंतःप्रद्रवी जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं और यह बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह साथियों यकृत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें चिकनी है, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि क्या करता है, बहुत सी दवाओं से यकृत का निर्विषीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो यह केशिकत्व एक क्रिया होती है, उसके माध्यम से साथियों क्या होता है, लैंप में जो तेल होता है वह ऊपर की तरफ चढ़ता है ना। तो यह केशिकत्व की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, राइबोसोम्स की संरचना में क्या होता है। राइबोसोम्स का जो संरचना जो होता है उसमें आरएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। आरएनए की अगर बात करें तो इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और साथ ही साथ साथियों यह प्रोटीन के बने होते हैं। इन दोनों का सम्मिश्रण होता है प्रोटीन की संरचना में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। राइबोसोम की अगर संरचना की बात करें तो उसमें 40 से 60% प्रोटीन और 60 से 40% आरएनए होता है। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन उत्पादन फैक्ट्री होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का उत्पादन करना। प्रश्न संख्या 61, यक्ष्मा यानी कि टीबी की अगर बात करें उसके रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है, कौन सी औषधि ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो यह है रिफेमैप्सिन। यह औषधि जो है टीबी के जो मरीज होते हैं उनके लिए अधिक प्रभावशाली होती है, अधिक लाभकारी होती है। प्रश्न संख्या 62, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्षारीय प्रकृति का जो भी रसायन होता है उसको हल्दी के लेप में, हल्दी के पेस्ट में जब उसको मिक्स किया जाएगा तो उसका रंग साथियों रेड हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षारीय विलयन फिनॉल्फथेलिन के गुलाबी लिटमस को नीला व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट में साथियों कह रहा है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है आपका, इसमें फिर एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यह कह रहा है प्रश्न में कि सही नहीं है, गलत है।
तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा। अब साथियों जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्वनि का गति जो है वह तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में क्या रहा है कि वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी यहाँ से सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो कमता नहीं है, ठीक है, बढ़ जाता है। ऐसा हालांकि कम नहीं होता है, ऑप्शन सी यहाँ से हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आयाम तथा आवृत्ति की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, तो उसमें परिवर्तन से वायु का वेग जो है प्रभावित नहीं होता, वायु का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। एकमात्र ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो आप जानते हैं तुलसी। तुलसी जो है एक बहुत गुणकारी और लाभकारी औषधि है, जिसे हम लोग एक औषधि के रूप में इसका यूज करते हैं, और इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है। यह सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम, बहुत सारे आपको उपचार में यह काम आता है। प्रश्न संख्या 65, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किस विज्ञान के तहत, किसके कारण? तो यह हो जाएगा इसका आंसर साथियों, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, यानी कि इनकी जो जेनेटिक सिस्टम होती है उसके कारण। जैव विकास जो है उसके संदर्भ में जो सांप का अंग होता है वो लोप होने का उपार्जित लक्षणों की आकृति है, यानी कि उसका जो कंडीशन है वह जेनेटिक है, वंशानुगति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक बात कहते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी कि वायरस पर प्रभावी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है, इसमें साथियों सेल वॉल का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिजैविक जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं वह दवाएं विषाणु यानी कि वायरस पर प्रभावी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोशिका भित्ति का इनमें अभाव होता है, इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और विषाणु रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड व डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, क्वथन होता है, क्वथन किस में होता है साथियों? तो क्वथन जो है एक निश्चित तापक्रम पर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वथनांक जो एक निश्चित तापमान पर है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, 11 सोडियम टू द पावर 22 है, उसमें 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन होता है? तो यह हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 69, 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है, यानी कि गलत स्टेटमेंट इसमें कह रहा है जो ठोस के संदर्भ में बताया जा रहा है। तो किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, जाहिर सी बात है निश्चित तो होता ही है, जो स्वतः परिवर्तन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है। तो कमी की कैसे, जब उसके गर्म करेंगे तो वो और गर्म होगा, जिससे यह द्रव में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से गलत आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि किसी ठोस के संघटक कणों के बीच लगने वाला अंतरा अणुक बल बहुत प्रबल होता है, जो कि अणुओं को स्थिर स्थिति में बनाए रखता है, और ठोसों में संघटक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, यानी कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वह मैक्सिमम होता है किसके लिए? लाल प्रकाश के लिए, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वह 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए। प्रश्न संख्या 71, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? कृत्रिम जो उपग्रह होता है यानी कि मैनमेड, प्रकृति नहीं कृत्रिम,
तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलर का आवर्तकाल जो है वह अनंत तक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 में कह रहा है कि नीचे दिए खाए गए विद्युत परिपथ, यह एक विद्युत परिपथ का फिगर है, इसमें चिन्हांकित उपकरणों का नाम लिखना है। अब देखिए इसमें जहाँ पे इंडिकेशन किया जा रहा है यहाँ पे इसका और इसका नाम बताना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर है, यहाँ ऑप्शन में अगर दे रहा है यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, और यहाँ आपका अमीटर है, अमीटर है, यहाँ पे आपका सेल है और यहाँ पे आपका कुंजी है। तो इसके अनुसार अगर हम जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण अस्पष्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा क्या बन जाता है, प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण हो जाता है, तो उसे विद्युत धारा से बल्ब का जलना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विद्युत धारा जहाँ प्रभावित होती है उससे बल्ब जलता है, तो क्या चीज़ होता है, विद्युत है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा का वर्ग जो है वह डैश जगत का भाग होता है। तो यह जो है प्लांटी जगत का भाग होता है। क्या चीज़, टेरिडोफाइटा वर्ग जो है वह प्लांटी जगत का भाग होता है। प्रश्न संख्या 75 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती है, इससे कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका साथियों एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं V इंटू आई इंटू टी, ठीक है, V इंटू आई इंटू टी। तो वोल्ट की अगर बात करें साथियों तो वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। और आई की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, कितना एम्पियर 0.2, और धारा की अगर बात करें तो 10 मिनट है। तो 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 गुने 60 है ना, 10 गुने अगर 60 करेंगे तो 600 आपका सेकेंड हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, एक ज़ीरो आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूना 12, 1 13, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13, और एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका जीरो और एक और जीरो आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई अभी बचा हुआ है, तो 2 जीरो 2 जीरो, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 26,400 जो है आपका क्या आ जाएगा, जूल। इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एक्सपेंस होगा, व्यय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है साथियों जो कि मैथ से आ रहा है, तो इसको हम लोग अलग से एक वीडियो जारी करेंगे, वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। उस सेशन में हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाइए, कंप्लीट स्कैन कर जाइए और अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयास करें। और आपको इससे संबंधित जो यह वीडियो बनाया गया है सेट नंबर 5 का वीडियो नंबर 1, सेट 5 नंबर का वीडियो नंबर 1 में जो भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होते हैं वह कमेंट के माध्यम से आप हम तक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें सेट नंबर 5 के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।